हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फोर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्त, इससे पहले हम लोग जो बायोलॉजी की सीरीज़ कर रहे थे उसमें कुछ टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले बीमारियों के ऊपर। जितने भी व्यापम कंडक्ट एग्ज़ाम कराता है, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर जनरली बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे एमपीएसआई हो, यानी कि आप कह सकते हो कि जहाँ जहाँ एक सामान्य विज्ञान आता है, जनरल साइंस आता है, वहाँ पर ये टॉपिक बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है बच्चे जहाँ पर अगर जनरल साइंस आता हो और वहाँ से इसका क्वेश्चन ना देखने को मिला हो। अब क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं बीमारियों से, तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है बीमारियों में। पहला, कौन सी बीमारी किसके कारण हो रही है, वो वायरल है, वो बैक्टीरियल है, वो फंगल है, वो प्रोटोजोवल है, या फिर वो कोई ऐसी बीमारी है जो जेनेटिकल है, माता पिता से बच्चों में आई है। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन बना लेता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि सर जो बीमारी होती है किसके कारण होती हैं। अभी तो वायरस और बैक्टीरिया में उसका नाम भी पूछ सकता है आप, क्योंकि कौन सा वायरस था, कौन सा बैक्टीरिया था, कितने दिन का उसका ससेप्टिबिलिटी पीरियड होता है, कितने दिन तक वो अटैक करता है हमारे बॉडी पर, क्या करेक्टर होते हैं। सबसे मेन मुद्दे की बात है कि हर एक बीमारी का आपको इन्फेक्टेड ऑर्गन याद होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि निमोनिया जो बीमारी होती है उसमें शरीर का कौन सा हिस्सा डैमेज होता है, यानी कि ख़राब होता है। दूसरा, अगर मैं टीबी की बात करूं, टीबी में आपके शरीर का कौन सा हिस्सा ख़राब होता है, कौन सा अंग ख़राब होता है, कौन सा सिस्टम ख़राब होता है। दोस्त, इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ामिनर आपसे पूछ लेता है और यहाँ से क्वेश्चन बना के दे देता है। हमको अगर एक एक चीज़ से कंसेप्ट क्लियर है, अगर किसी बीमारी के आपको लक्षण याद नहीं भी होते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको उस बीमारी की वजह से होने वाला इन्फेक्टेड ऑर्गन, इन्फेक्टेड सिस्टम किसके कारण होती है, वायरस, बैक्टीरिया, इस तरीके से जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म हो वो, और प्लस उनके नाम आपको याद होना चाहिए। अगर उसका कोई जनरल नाम हो तो वो, वैक्सीन हो तो उसकी वैक्सीन का नाम, यदि उसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो तो स्पेशल ट्रीटमेंट, और अगर ये कुछ नहीं मिलता है तो उसका कोई स्पेशल डे होगा। मलेरिया डे कब मनाया जाता है, पोलियो डे कब मनाया जाता है, इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन बना के दे देता है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग बीमारियों के बारे में। अगर आपसे पूछता है कि दोस्त बीमारी होती क्या है, मानव रोग होते क्या है, अगर किसी एक व्यक्ति को आपको बीमार घोषित करना हो कि ये बीमार है, हम किस प्रकार से उसको डिफ़ाइन करेंगे कि कोई भी व्यक्ति क्या हो, बीमार हो। ठीक है, तो आप बताओगे कि बच्चे अगर किसी को हमको डिफ़ाइन करना हो कि ये व्यक्ति बीमार है, यानी कि ये व्यक्ति कैसा हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उसके क्या कैरेक्टर्स या क्या सिम्टम्स होंगे जो बच्चे क्या हो सकते हैं, जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति बीमार है। इसके लिए आपको दो तीन चीज़ों पर ध्यान देना है। देखो, ध्यान क्या देना है। पहला ध्यान ये देना है कि WHO ये बोलता है, WHO क्या है, तो आपको बोलना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है बच्चे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे, हिंदी में बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर आपसे बात करता है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपसे हेडक्वार्टर पूछेगा। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय पूछेगा बच्चे, तो मुख्यालय आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो ये है जेनेवा में। कहाँ पर है बच्चे, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। एक बात आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। WHO बोलता है कि कोई भी व्यक्ति यदि फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर किसी भी प्रकार का बीमार है या पीड़ित है तो डेफिनेटली वो बीमार व्यक्ति है। यानी कि आप बोल सकते हो कि कोई भी व्यक्ति यदि फिजिकली यानी कि भौतिक रूप से, मेंटली यानी कि बच्चे आप बोल सकते हो कि मानसिक रूप से, और सोशली यानी कि आप बोल सकते हो सामाजिक रूप से। तो फिज़िकली का मतलब क्या होता है बच्चे, तो आप बोलना है कि भौतिक रूप से, भौतिक रूप से। दूसरा बच्चे मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, मानसिक रूप से। और तीसरा बच्चे पूछा जाएगा तो आपको बोलना है सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से।
ठीक है। अगर इन तीनों से बच्चा कोई आदमी हेल्दी है तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य बोलेंगे। मतलब संसार में जितने भी व्यक्ति हैं यदि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल फिट हैं तभी उसको हम क्या बोल देंगे, एक हेल्दी पर्सन, उसे बोलेंगे हम दोस्त हेल्दी पर्सन। समस्या ये है कि सर मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा हेल्दी पर्सन होगा, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति होगा जो इन तीनों से कहीं ना कहीं प्रताड़ित नहीं है, उसको हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं बोल सकते। देखो कैसे, अगर कोई फिज़िकली ठीक ठाक है तो मेंटली कहीं ना कहीं से वो टॉर्चर है। अब वो फैमिली से हो सकता है, आउट ऑफ फैमिली से भी हो सकता है, रिलेशन से भी हो सकता है, ठीक है, समाज से भी हो सकता है। इट मीन्स अगर वो फिज़िकली मेंटली भी ठीक है तो वो डेफिनेटली कि सोशली कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है, हैरेस हो रहा है। यानी कि वो सोशली क्या कर सकता है बेटा, सोशली वो आपको कहीं ना कहीं से प्रताड़ित नज़र आता है कि वो समाज में किसी न किसी चीज़ के द्वारा प्रताड़ित रहता है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति बच्चे बीमार है, वो बीमार है। और अगर इन तीनों में सही है तो डेफिनेटली वो स्वस्थ व्यक्ति है, उसे हम हेल्दी पर्सन बोलते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO बोलता है कि कोई भी पर्सन यदि फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक है तो फिर वो बढ़िया आदमी है। और मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा। अब आ जाते हैं कि सर जो बीमारियाँ होती है, बीमारियाँ कितने टाइप की होती हैं। देखो जनरली हम तौर पे देखें तो बीमारियां होती हैं दो टाइप की। एक को बोला जाता है जेनेटिक डिसीज़ यानी कि आनुवंशिक रोग, और दूसरे को बोला जाता है एक्वायर्ड डिसीज़ यानी कि उपार्जित रोग। अब समस्या ये है कि सर अगर मैं दोनों को लेके चलूँ तो एक चीज़ हमारे सामने समस्या ये होती है कि आनुवंशिक रोग का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे लोग इसमें बोला जाता है कि ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूव करते हों, यानी कि एक जनरेशन से वन जनरेशन टू अनदर, वन जनरेशन टू अनदर, हिंदी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ये बिल्कुल आपके क्या हो सकते हैं, आनुवंशिक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी नेक्स्ट जनरेशन बनती ही नहीं है। जैसे मैं ट्रांसजेंडर की बात करूं, ट्रांसजेंडर एक ऐसी बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बना ही नहीं सकती, तो वो बीमारी ट्रांसफ़र कैसे हो गई। तो अगर ये डेफिनेशन हम भूल भी जाते हैं तो इस तरीके की डेफिनेशन फिर आपको नहीं रखना, आपको दूसरे तरीके से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको ये बोलना है कि हमारे शरीर में जितने भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र, और लगभग 23 जोड़ी होते हैं हमारे शरीर में, मानव शरीर में। इनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है दोस्त, यानी कि हमारे गुणसूत्रों में समस्या होने के कारण होने वाली बीमारियों को बोला जाता है आनुवंशिक रोग। परफेक्ट डेफिनेशन है। इधर से अगर मैं एक्वायर्ड डिसीज़ की बात करूं, उपार्जित रोग कौन से रोग होते हैं दोस्त, आपको बोल रहे हैं वो रोग जो किसी न किसी बहाने हमारे बॉडी में इंटर कर जाती हैं, जिन्हें हम खुद लेते हैं या खुद लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर ये बात को समझ नहीं आई। देखो समझो ऐसा, आप बाहर खाना खाने जाते हो, बाहर की कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम खाते हैं। अब खाने के साथ साथ कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में क्या कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। बच्चे हमारे बॉडी में इंटर करेंगे, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, और यही हमारे बॉडी में जाके बीमारियों को करते हैं। तो उन बीमारियों को बोला जाता है एक्वायर्ड डिसीज़, यानी कि जो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती हैं। ठीक है दोस्त, आ गया। यही उपार्जित रोग को हम दो भागों में बांटा जाता है, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ और एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। हिंदी में बोला जाएगा दोस्त इसको संक्रामक रोग, और इसको क्या बोला जाता है, असंक्रामक रोग। इसको क्या बोला जाता है बच्चे, असंक्रामक रोग। तो संक्रामक और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब होता है वो रोग जो कम समय में अधिक जगह पर फैल जाते हों, यानी बहुत तेज़ी से फैलते हों, वो होते हैं संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वो होते हैं जो कम समय में फैलते ही नहीं हैं। इट मीन्स आप कह सकते हो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र नहीं होते, जिनको हो गया केवल उन्हीं को रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड असंक्रामक रोग। इधर आओ, संक्रामक रोग को भी भैया चार भागों में बांटा जाता है, बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, प्रोटोजोअल डिसीज़ और फंगल डिसीज़। हिंदी में बोलेंगे तो बैक्टीरियल डिसीज़ का मतलब ऐसी बीमारियां जो भी बैक्टीरिया की वजह से होती हैं हमारे शरीर में, जैसे निमोनिया, टाइफाइड, ठीक है, आगे चले जाओ तो भैया टीबी, ये सारे किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से।
वायरल डिसीज़ का मतलब होता है ऐसी डिसीज़ या ऐसी बीमारियां जो वायरस की वजह से होती हैं, विषाणु की वजह से होती हैं। तो दोस्त आपको वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में अगर आपसे कहा जाए तो आपको लिखना है कि ऐसी बीमारियां जो वायरस की वजह से होती हैं, जैसे आपको कौन कौन से होते हैं वायरस आपको पता होना चाहिए। तो आपको भैया एक तो देखो कोरोना वायरस हो गया एक, दूसरा अगर मैं वायरस को चले जाऊं तो आपके जितने भी आप ऐसी डिसीज़ बोल सकते हो एयरबोर्न डिसीज़ होती हैं, वो लगभग वायरल वाली ही डिसीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे एड्स हो गया, HIV जो होता है ना, वो सारे किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। प्रोटोजोआ डिसीज़ का मतलब क्या होते हैं, ऐसी बीमारियां जो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया का ही एक रूप है। बैक्टीरिया का यूनिसेल्युलर फॉर्म क्या होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के होने की वजह से जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया है, ऐसी बीमारियां किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ। फंगल डिसीज़ का मतलब ऐसी बीमारियां जो फंगस की वजह से होती है, कवक की वजह से होती है। दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गई, ये सारे आपके बालनेस हो गया, गंजापन हो गया, वो सारी फंगस से होने वाली बीमारियां होती हैं। तो ये हो गए एक मोटा सा इंट्रोडक्शन। अब एक एक करके हम सारी बीमारियों को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं देखो बात करूँगा तो आपके सामने आ रहा है कि सबसे पहले बात मैं करूँगा सर जेनेटिक बीमारियों की। जेनेटिक बीमारियां मतलब अनुवांशिक बीमारियों की बात करूंगा। अनुवांशिक बीमारियां वो बीमारियां जो हमारे शरीर में गुणसूत्रों में दिक्कत होने की वजह से होती हैं। हमारे शरीर में गुणसूत्रों में क्या हो जाती है बच्चा, दिक्कत हो जाती है। गुणसूत्रों में दिक्कत होने के कारण होती हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम। प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम, ठीक है, यानी क्रोमोसोम में क्या होने की वजह से, प्रॉब्लम होने की वजह से, प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम। सर कौन कौन सी बीमारी है, पहली है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है बच्चे वर्णांधता। क्या बोला जाता है दोस्त, वर्णांधता बोला जाता है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना। दूसरा होता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जड़वा मनता। क्या बोला जाता है बच्चे, इसको बोला जाता है जड़वा मनता, ठीक है। अगर मैं तीसरी बात करूँ थैलेसेमिया, तो ये थैलेसेमिया होती है। कौन सी बात होगी, थैलेसेमिया। फिर आगे आता है सिकल सेल एनीमिया, यानी हंसिए जैसे RBC होना। हंसिए जैसे RBC होना। RBC मतलब रेड ब्लड सेल, जो कहाँ पर होती है, हमारे खून में होती है, ठीक है, ठीक है। फिर आगे आते हैं सर कलर ब्लाइंडनेस हो गया। अच्छा, रतौंधी हो जाती है। कौन सी हो जाती है बच्चे, रतौंधी। हालांकि रतौंधी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली बीमारी नहीं होती। तो कौन सी बचती है बच्चे, हीमोफीलिया। कौन सी बचती है, हीमोफीलिया। तो अब अगली बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, हीमोफीलिया के बारे में। किसके बारे में, हीमोफीलिया के बारे में। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये होता है बच्चे क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। इसी का ही दूसरा नाम होता है बच्चे ट्रांसजेंडर। क्या होता है, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर। फिर आ जाओ, दूसरा होता है डाउन सिंड्रोम, है ना। कौन सी बीमारी, डाउन सिंड्रोम। अच्छा, इनका कोई हिंदी नाम नहीं है, डाउन सिंड्रोम ही लिखना पड़ेगा। ये है टर्नर सिंड्रोम, ये है बच्चे पटाउ सिंड्रोम, और सबसे लास्ट में है एडवर्ड सिंड्रोम। इतनी आपको बीमारियां यहाँ से पढ़ना है। लेकिन सर समस्या ये है कि जो ये बीमारी होती हैं सारी की सारी किसके कारण होती है, क्रोमोसोम में दिक्कत होने के कारण। किस में दिक्कत होने के कारण, क्रोमोसोम में, यानी कि गुणसूत्रों में समस्या होने के कारण होती है। तो सर गुणसूत्रों में जो समस्या होती है, अब एक एक करके इन सारी बीमारियों के बारे में पढ़ना है कि सर ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। लेकिन सर कलर ब्लाइंडनेस पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि सर ये गुणसूत्र होते क्या हैं और हमारे बॉडी में ये कैसे काम करते हैं। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी पता होगा तभी आप आगे इनकी जो बीमारियां होंगी इनको क्या कर पाओगे बच्चे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। देखो समझो, ऐसे मैं आपसे बोलूँ कि गुणसूत्र क्या होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो आपने वाल्डेयर का नाम सुना होगा, वाल्थर फ्लेमिंग का नाम सुना होगा। ये वो बंदे हैं जिन्होंने क्रोमोसोम पर काम किया था। किसने काम किया था, क्रोमोसोम पर काम किया था, ठीक है। तो अब आप समझिएगा कि इनके बारे में सबसे पहले क्रोमोसोम को लेते हैं हम कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र क्या होता है, तभी आगे बीमारियां समझ में आ पाएंगी। तो दोस्त अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि सर ये गुणसूत्र क्या होता है, लो भाई आ जाओ शुरू। क्रोमोसोम की डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी तभी बीमारियां समझ में आएंगी। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, गुणसूत्र, ठीक है।
और गुणसूत्र की अगर आपसे खोज पूछा जाए कि यानी डिस्कवरी, खोज पूछा जाए कि भैया किसने खोजा था गुणसूत्र को, वाल्थर फ्लेमिंग ने। किसने बच्चे? वाल्थर फ्लेमिंग। तो आपको लिखना है दोस्त वाल्थर फ्लेमिंग ने। एक आपसे पूछना है गुणसूत्र का नाम किसने दिया था, टर्म किसने दिया था, शब्द किसने दिया था। तो बच्चे आपको लिखाना है वाल्डेयर ने, WALDEYER। ठीक है, ये वाल्डेयर थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था बच्चे, तो किसकी खोज की थी? क्रोमोसोम की खोज की थी। क्रोमोसोम होते कितने हैं, तो अगर वो ह्यूमन की बात करें बच्चे कि ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, मानव के अंदर, आपको मानव की याद होना चाहिए, मानव के अंदर होते बच्चे 23 पेयर, 23 जोड़ी। कितने? 23 जोड़ी। फिर आगे की तरफ हम चलेंगे तो सर आपको ये बोला जाता है कि जो मटर होती है, मटर में, प्लांट में सबसे कम मटर में होती है 7 जोड़ी, 7 पेयर। ये ज़रूर याद रखे रहना, ये ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि सर अगर मैं 23 जोड़ी की बात करूं जो हमारे अंदर होते हैं, ये 23 जोड़ी गुणसूत्र होते कौन कौन से? तो बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, यानी जो गुणसूत्र होते हैं ना बच्चे, इनके 2 टाइप्स होते हैं। एक को बोला जाता है एलोसोम्स, ऑटोसोम्स लिख लो पहले, पहला होता है ऑटोसोम्स और दूसरा होता है बच्चे एलोसोम्स, एलोसोम्स। हिंदी में पहले को क्या बोला जाता है? पहले को बोला जाता है ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, और दूसरे वाले को बच्चे बोला जाता है एलोसोम्स, एलोसोम्स। ठीक है, एक तो ऑटोसोम्स और एक एलोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, तो आपको बोलना है कि जो क्रोमोसोम 23 पेयर्स थे ना, 23 पेयर्स थे ना बच्चे, इस 23 पेयर्स में जो स्टार्टिंग के 22 पेयर होंगे, स्टार्टिंग के जो 22 पेयर होंगे यानी कि 22 जोड़ी होंगे शुरुआती के, उनको बोलते हैं हम क्या? तो आपको बोलना है ऑटोसोम्स। और लास्ट का जो 1 पेयर होगा, 1 पेयर, ये होता है बच्चे कौन सा? एलोसोम्स, यानी कि एक जोड़ा, एक जोड़ा। और ये कौन सा वाला जोड़ा था? 23वां जोड़ा। यानी कि आप यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करो तो ऐसे कर सकते हो कि सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो स्टार्टिंग के 1 से लेकर बच्चे 22 तक जो होते हैं इनको बोला जाता है क्या? ऑटोसोम्स। क्या बोला जाता है? ऑटोसोम्स। ठीक है, और लास्ट का जो 1 पेयर होता है ये होता है बच्चे एलोसोम्स, एलोसोम। अब थोड़ा सा यहाँ भी समस्या पड़ जाएगी। समस्या ये पड़ जाएगी कि सर जो लास्ट वाला पेयर होता है ना, ये जो 22 जोड़ी पेयर होते हैं ये मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कॉमन पेयर। इनको हम लोग कॉमन नाम दे सकते हैं, कॉमन पेयर। मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं 22, लेकिन ये जो 23वां जोड़ा होता है ये अलग अलग हो जाता है। मेल के अंदर ये अलग होता है और फीमेल के अंदर ये अलग होता है। यानी कि पुरुष के अंदर ये जो जोड़ा होता है ना 23वां, ये एक्स और वाई का होता है, और फीमेल यानी कि महिला के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है ना वो एक्स और एक्स का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया जेंडर डिसाइड किसने किया? इस जोड़े ने, दैट इज़ कॉल्ड, इसका एक और नाम है सेक्स डिटरमाइंड पेयर, सेक्स डिटरमाइंड पेयर। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे लिंग निर्धारण वाला जोड़ा, लिंग निर्धारण वाला जोड़ा। ठीक है, लिंग निर्धारण वाला जोड़ा। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा क्रोमोसोम का नॉलेज होना चाहिए। सर ये कैसे कर रहा था, ये लिंग निर्धारण कैसे कर रहा था, इसका ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैं आपसे बोलूँ कि ये कोई मेल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गए बच्चे? फीमेल हो गए। ये क्या हो गए? फीमेल हो गए। मेल और फीमेल। मेल के अंदर कितने जोड़े थे? 23 पेयर। हाँ जी सर। फीमेल के अंदर भी कितने थे? 23 पेयर्स। हाँ जी सर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, 23 पेयर्स, 23 पेयर्स ही होंगे। ये हो गया मेल और ये हो गया बच्चे कौन सा? फीमेल। ठीक है, मेल के अंदर जो 2 जोड़ी टाइप के थे, 22 जोड़ी को बोला जाता था
ऑटोजोम्स, और लास्ट वाला जो था वो एक्स और वाई का था। फीमेल में भी सेम कंडीशन बनती है कि जो 22 जोड़ी होते हैं वो तो कॉमन होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा होता है वो एक्स और वाई का होता है। अब होता क्या है कि जब दोनों का क्रॉसिंग होता है तो होने वाला जो बेबी होता है, इस बेबी के अंदर कौन कौन सा जाएगा, तो इधर से आधे जाते हैं 11 पेयर, और इधर से भी बच्चे 11 पेयर आएंगे। तो बच्चे के अंदर कितने पेयर आ गए, 22 पेयर। लेकिन इस 22 पेयर में अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये बेबी मेल है कि फीमेल है, ये बेबी मेल है कि फीमेल है। तब ऐसी कंडीशन में होगा क्या, तब ऐसी कंडीशन में दोस्त यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है कि सर मान लो इधर से x आया और इधर से x आया, तो 22 जोड़ी के साथ x आ गए। भाई इधर से आधा आधा आया था तो इधर से भी तो आधा आधा जाएगा। तो 22 पेयर के साथ यदि x और x का पेयर आ गया, डेफिनेटली ये क्या थी बच्चे, लड़की। ये क्या थी, लड़की थी। ठीक है। एक अगर मान लो ऐसा ना हुआ और इधर से ऐसा हो गया कि इधर से आ गया y और इधर से आ गया सॉरी इधर x चाहिए था, ठीक है, और इधर से भी क्या आ गया बच्चे, x, तो ये डेफिनेटली 22 पेयर के साथ बच्चे क्या आ गया, x और y। तो डेफिनेटली ये क्या है, बॉय। बॉय बोले तो ये लड़का है। ठीक है दोस्त, ये क्या है, लड़का। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि होने वाला बेबी मेल होगा कि फीमेल, यानी जेंडर डिसाइड करता है। और इन्हीं क्रोमोसोम के 23 जो पेयर्स थे, 22 ये वाले और एक ये वाला, अगर इन्हीं में कोई दिक्कत हो जाए तो डेफिनेटली फिर बीमारियां होना शुरू होती हैं। अब देखो पहली बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। क्या है बच्चे, कलर ब्लाइंडनेस है। आपसे पूछा जाए जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये 8% तक मेल में होती है और 0.4% तक फीमेल में होती है। यानी कि अगर आप इसका एक अप्रॉक्स डेटा लिखने की कोशिश करो तो मेल में ये कंपैरिजन में फ़ीमेल के अधिक होता है। मेल में लगभग 8% तक ये पाई जाती है, और अगर फीमेल की बात करें तो बच्चे फीमेल में कितनी, लगभग 0.4% तक ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। सर इसमें कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। कलर ब्लाइंडनेस में हमारी आँखों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं जिनको बोला जाता है कॉन सेल। हमारी आँखों में दो तरीके की सेल हैं, एक कॉन सेल और एक रॉड सेल। दोनों कोशिकाएं मिलकर ये बनाती हैं आँख को। रॉड सेल से हमें दिखाई देता है काला और सफ़ेद। अगर उसकी कमी हो जाए तो हमें रतौंधी होती है। हालांकि जब हम विटामिन ए खाते हैं तो ये रॉड सेल दोबारा से बन जाती हैं और हमारी रतौंधी दूर हो जाती है। लेकिन जो दूसरी टाइप की सेल थी जिनको बोला जाता है कॉन सेल, ये कॉन सेल अगर एक बार ख़त्म हुई तो दोबारा ये जल्दी नहीं बन पाती, यानी ना के बराबर बनती है। और अगर वो कौन सेल थी जो हमें कलर दिखा रही थी, जैसे रॉड सेल ब्लैक और वाइट दिखा रही थी, वैसे ही हमारे आँखों को जो कलर देख पाते हो आप, कलर पहचान पाते हो, ये कौन सेल की वजह से। और कौन सेल ख़त्म हो जाए आँखों की तो फिर हमारे साथ एक बीमारी हो जाती है, कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस में मतलब कौन सी सेल की कमी हो गई है, कौन सेल, शंकु कोशिकाओं की कमी है ना। और एक बार ये अगर ख़त्म हो गई तो दोस्त ये दोबारा बनती नहीं है, दोबारा बनती नहीं है। या आप बोल लो कि एक्स क्रोमोसोम लिंक हो जाता है, उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। मोस्टली ये बीमारी किस में होती है, मेल में। लगभग कितना परसेंट था, 8%। फीमेल में कितनी होती है, 0.4% तक। लेकिन समस्या थोड़ी सी और कब बढ़ जाएगी दोस्त, जब आपसे ये बोला जाएगा कि सर कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, तो बोलना आप कलर नहीं पहचान पाते, डू नॉट आइडेंटिफाई कलर। कितने कलर, 3, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, हिंदी में बोलेंगे लाल, हरा और नीला। और इन तीनों कलर को एक साथ मिला के अगर आप बोलो तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी कलर। इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी कलर। हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक रंग। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राथमिक रंग। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे, प्राथमिक रंग।
ठीक है। अब देखो ये 3 कलर पहचानने में दिक्कत होती है जिनको बोला जाता है प्राइमरी कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू। कभी उसे रेड का रेड दिख जाता है, कभी रेड का ग्रीन दिख जाता है, कभी रेड का ब्लू दिख जाता है और कभी दिखता ही नहीं है। कभी बच्चे क्या होता है, दिखता ही नहीं है। अब आपके सामने ये कुछ अब मैंने इमेज रखी हुई है, इस इमेज को आपको देख के बताना है कि किस में क्या लिखा हुआ है, किस में बच्चे क्या लिखा हुआ है। मैं तो बोर्ड के पास में खड़ा हूँ तो बच्चे यहाँ से कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, आप लोग तो दूर हो ना, सारी चीज़ें अब आप आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हो कि इसके अंदर क्या है। अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसको 2-3 जगह नौकरी नहीं मिलती बेटा। एक तो रेलवे डिपार्टमेंट में, दूसरा इसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, तीसरा डिफेंस एग्ज़ाम में आप कहीं भी जाना चाहते हो तो ये मेडिकल पॉइंट बन जाता है और आपको बाहर कर दिया जाता है। आपको क्या कर दिया जाता है बच्चे, बाहर कर दिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इस टेस्ट को पता करने के लिए या इस रोग को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, बता देना इसी हीरा। कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसी हीरा। बच्चे ये टेस्ट का नाम है जो आपको इसको पता करने के लिए किया जाता है, इसी हीरा टेस्ट। इज़ दैट क्लियर? आगे की तरफ चलें। चलो अगली बीमारी की तरफ देखते हैं, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म का मतलब होता है रंजकहीनता, रंजकहीनता। इस बीमारी में आप इसको देख रहे होगे, सर इसके जो बाल हैं, दाढ़ी है, मूछ है, ये मूछ हो गई, ये दाढ़ी हो गई, है ना, और ये इसके हेयर्स हो गए यानी कि बाल हो गए। ये पूरी तरीके से कैसे हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं। तो होता क्या है, अगर मैं इस बीमारी की बात करूं कि ये बीमारी है क्या, एल्बिनिज्म, रंजकहीनता। हमारे बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोला जाता है मेलानिन पिगमेंट। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इस बीमारी से क्वेश्चन आपसे बना सकता है। मेलानिन पिगमेंट यानी कि मेलानिन वर्णक, क्या पाया जाता है, मेलानिन वर्णक। और जितने भी आपके बॉडी में पिगमेंट होंगे वो सारे के सारे काम करेंगे, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, चाहे वो मायोग्लोबिन हो, चाहे बिलीरुबिन पिगमेंट हो, चाहे बिलीवर्डिन हो, चाहे मेलानिन हो। और ये मेलानिन पिगमेंट हमारे हेयर को यानी हमारे बालों को, हमारे स्किन को, हमारे नेल्स को यानी नाखूनों को, ठीक है, कैसा कलर देता है, ब्लैक कलर। कैसा कलर, ब्लैक कलर। और मान लो इसकी कमी हो जाए, किसकी, मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाए, तो मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाए तो ये जो होते हैं ना, ये सारे सफ़ेद पड़ जाते हैं। क्योंकि भैया मेलानिन पिगमेंट हमें काला रंग दे रहा था। अगर मेरे बाल काले हैं तो किसके कारण, मेलानिन पिगमेंट के कारण। और ये मेलानिन पिगमेंट धूप में जाने पर अधिक बनता है, इसीलिए धूप में जाने पर हमारे बाल काले हो जाते हैं, हमारी स्किन भी काली हो जाती है और हम काले पड़ जाते हैं। लेकिन मान लो अगर किसी को ये जेनेटिकली बीमारी है, देखो इधर उसके ये आँख वाले बाल, नीचे के बाल, ये कुछ इस तरीके से आपके दाढ़ी वाले बाल, ये और मूछ वाले, ये सारे के सारे कैसे हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं। इट मीन्स इसके अंदर ये मेलानिन पिगमेंट तो बन ही नहीं रहा। अगर ये बनता तो ये डेफिनेटली काले होते, और ये अगर नहीं बन रहा है तो उसकी पूरी बॉडी कैसे हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है बच्चे। इसी को बोला जाता है एल्बिनिज्म। क्या बोला जाता है, एल्बिनिज्म। तो आपको इस बीमारी में एक पॉइंट याद रखना है कि मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता है। और मेलानिन पिगमेंट बनता कब है, धूप में जाने पर, यानी कि आपको बोलना है धूप में जाने पर ये बनता है, जिसके कारण हमारा जो रंग होता है वो कैसा पड़ जाता है बच्चे, आपको बोलना है काला पड़ जाता है। और ये एक जेनेटिक बीमारी है जो लगातार कैसी होती है बच्चे, चलती रहती है। लगातार कैसी होती है, चलती रहती है। ठीक है, आगे की तरफ चलें दोस्त। चलो भैया, अगली बीमारी कौन सी है, थैलेसेमिया। अब थैलेसेमिया का मतलब क्या है, देखो शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर क्या होती हैं, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, रेड ब्लड सेल। हिंदी में क्या बोलेंगे, लाल रक्त कणिकाएँ। ये सेल की जगह आप कार्पस्कल लिख दो तो और अच्छी बात है। रेड ब्लड कार्पस्कल, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। अब ये लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि आरबीसी का बनना ही क्या हो जाए बच्चे, बनना बंद हो जाए, यानी कि हीमोग्लोबिन ही क्या हो जाए बच्चे, बन जाए, कम बने। तो अगर आरबीसी होता है, आरबीसी कैसे होता है, रेड। रेड किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन कम बन जाए। हीमोग्लोबिन कैसा बने बच्चे, कम बने, तो आरबीसी भी कम बनेंगे, यानी आरबीसी भी कैसे होंगे बच्चे, कम जिएंगे, यानी कि लेस लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है बच्चे वो कम हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर
है ना, जिनके अंदर ये बीमारी होती है उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में वो कम बनता है। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? आरबीसी के, यानी डेफिनेटली आरबीसी भी कम ही बनी होंगी। आरबीसी कम बनेगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो भैया हमारे ब्लड की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी तो एनीमिया होगा। तो ये जो बीमारी होती है ये जेनेटिक बीमारी है। और इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि भैया आरबीसी कम बनती हैं, या आरबीसी का जो जीवन काल होता है, होना कितने चाहिए था? आरबीसी का जो जीवन काल 120 दिन का होना चाहिए था, लेकिन 120 दिन से अगर घट के और कम बच जाए तो उनका जो आरबीसी का जीवन काल होता है बच्चे, वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। इस बीमारी को बोला जाता है थैलेसेमिया। क्लियर है? यानी कितनी बीमारियां होगी बच्चे? 3 बीमारियां। चौथी बीमारी में चलो सिकल सेल एनीमिया। देखो सिकल सेल एनीमिया बीमारी में होता क्या है कि जो आरबीसी थी, आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी का आकार इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है, अनियमित हो जाता है। ठीक है, अनियमित हो जाता है। और ये बीमारी स्पेशली बच्चों में होती है। ये बीमारी किस में होती है? स्पेशली बच्चों में, यानी कि चाइल्ड में। सर कैसे समझ में आएगा? देखो ऐसे समझ में आएगा। आरबीसी का आकार कैसा होता है तो बता देना। आरबीसी का आकार डंबल शेप का होता है। देखो ऐसे, ये है एक डंबल शेप का आरबीसी, ये है इस तरीके से। ये नॉर्मल क्या है? आरबीसी है। नॉर्मल क्या है बच्चे? आरबीसी। लेकिन जब यही आरबीसी सिकल सेल जैसी हो जाए, हंसिये के जैसी हो जाए, देखो ऐसे, जैसे हंसिया हो जाए, मतलब किसके जैसी? हंसिये जैसी, हंसिये जैसी। तो होगा क्या? आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, तभी तो आरबीसी रेड होती है। तो बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आरबीसी होती है रेड होती है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके चलता है। तो भैया अगर आरबीसी ऐसी थी डंबल शेप की, तब तो ऑक्सीजन अच्छा जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये किसके जैसी हो गई तो बता देना एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब अनियमित आकार की, हंसिये जैसे हो गई, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। यानी बच्चे के अंदर किसकी कमी होना? बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, ये बात आपको याद रख लेना। और ये होती है नवजात शिशु, यानी कि न्यूली बॉर्न बेबी, एकदम जो छोटा बेबी होता है ना, जिसका जन्म तुरंत हुआ हो, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है। मतलब 1 मिनट में 142 से 150 पर मिनट के हिसाब से दिल धड़कता है। और जितना ज़्यादा दिल धड़केगा उतना ज़्यादा बच्चे ब्लड उसके अंदर क्या करेगा? मूव करेगा। और जितना ज़्यादा ब्लड मूव करेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उस समय उस ऑक्सीजन की क्या होगी? उसके अंदर कमी। इसीलिए उसको किस में रखा जाता है बच्चे? उसके अंदर ऑक्सीजन लगाया जाता है। उस बच्चे को ऑक्सीजन लगाया जाता है जिसके अंदर ये बीमारी हो जाए। अगर ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे तो बच्चे की मौत हो सकती है, क्योंकि उस समय उसको ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता है। और आरबीसी जो ऑक्सीजन को लेके जा रही थी खून के अंदर, वो ऑलरेडी किसके जैसी? हंसिये जैसी हो गई। इस बीमारी का एक और नाम है, इसको बोला जाता है हाफ मून डिसीज़। इसको बोला जाता है बच्चे हाफ मून डिसीज़ कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बीमारी, अर्धचंद्राकार बीमारी, इसे क्या कहा जाता है बच्चे? अर्धचंद्राकार बीमारी कहा जाता है। ठीक है, पर ये स्पेशली बच्चों में ही होती है बेटा। ये किस में होती है? बच्चों में होती है। क्लियर है? चलो यहाँ तक आज हमने बीमारियों की बात की, बीमारियों का एक इंट्रोडक्शन दिया, बीमारी क्या होती है, कैसे होती हैं, किसको हम बीमार व्यक्ति कहेंगे। हमने जेनेटिक बीमारियों के बारे में थोड़ा बहुत बात की, क्रोमोसोम के बारे में बात की, और लगभग 4 से 5 बीमारियाँ ख़त्म कर ली। आगे की बीमारियाँ जो जेनेटिक बीमारियाँ होंगी अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं, तब तक जय हिंद।